हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सबों को हृदय से नमस्कार करता हूं। आज आपके अपना प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में एक बार फिर से नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को आज करेंट अफेयर स्पेशल चलेगा जून 2021 की। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि महत्वपूर्ण 75 यानी 75 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए आइए आज के करेंट अफेयर की दुनिया में चलते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता? तो ये नाओमी ओसाका, जो जापान की महिला टेनिस स्टार है, इन्होंने यह खिताब जीती है। यह खिताब इन्होंने नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2021 की महिला एकल खिताब भी अपने नाम की है। और ये जो है सानिया मिर्जा, ये भारत की टेनिस स्टार है। और सिनेमा हालेप, ये भी टेनिस स्टार है, ये स्पेन की है। तो इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 को सेविले में आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्होंने पूरे वर्ष खेल में उपलब्धि हासिल की है। 2020 तक यह पुरस्कार 8 श्रेणियों में दिया जाता है। स्विस टेनिस स्टार यानी स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने यह सबसे ज़्यादा बार पुरस्कार जीता है। तो इन्होंने 6 बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में नाओमी ओसाका टेनिस जापान की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता है। और राफेल नडाल स्पेन के टेनिस पुरुष है। पुरुष में इन्होंने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और विली जीन किंग, और ये यूएसए अमेरिकन टेनिस है स्टार, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन्हें दिया गया। FC बायर्न, जो जर्मनी के फुटबॉलर है, इसे टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। पैट्रिक महोम्स, जो अमेरिकी फुटबॉलर है, इसे ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। मैक्स पैरट, जो स्नोबोर्डिंग कनाडा ने वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और किक फेयर द्वारा किक फायर फुटबॉल जर्मन ने स्पोर्ट फॉर गुड के लिए यह पुरस्कार जीता है। मो सालाह, जो लिवरपूल और मिस्र के फुटबॉलर ने स्पोर्टिंग इम्प्रेशन अवार्ड जीता है। लुइस हैमिल्टन, फार्मूला 1 मर्सिडीज और यूके ने एथलीट्स एडवोकेट ऑफ द ईयर जीता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। ये दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में देश की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन बनी है? तो ये कंपनी है आपका TCS। ये जो है टाटा कंसल्टेंसी ये सर्विस है। तो आपको बता दें कि यह जो है इसके चेयरमैन जो है, TCS का चेयरमैन जो है N चंद्रशेखरन है। और इसका CEO राजेश गोपीनाथन है। और विप्रो का चेयरमैन बताते हैं ये ऋषभ प्रेम जी है। और इसके संस्थापक थे अजीज प्रेम जी। और विप्रो का जो है CEO है आबिद अली नीमचवाला। और इंफोसिस है, इसका चेयरमैन NR नारायण मूर्ति। और इसके CEO है कृष्ण गोपाल कृष्णन। तो इसके कुछ और
इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विप्रो ने HCL टेक्नोलॉजी की 2.62 ट्रिलियन रुपये बाजार पूंजीकरण को दबाकर 2.65 ट्रिलियन रुपये के बाजार पूंजीकरण द्वारा तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT सेवा कंपनी के रूप में पुनः अपना स्थान प्राप्त किया है। TCS 11.51 ट्रिलियन रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ ही इंफोसिस के बाद सूची में सबसे ऊपर है। पहले स्थान पर TCS, दूसरे स्थान पर इंफोसिस और तीसरे स्थान पर विप्रो, चौथे स्थान पे HCL है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो है T रविशंकरन बने हैं। T रविशंकरन बने हैं RBI के डिप्टी गवर्नर। तो RBI का जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण तो आप लोग को पता ही है, कमेंट में बताइएगा। तो आपको बता दें कि RBI का फर्स्ट गवर्नर बना था ये सर ऑसबर्न स्मिथ, जो 1935 में, और वर्तमान में शक्तिकांत दास है जो 25वें गवर्नर है RBI का। ये इसका क्रम जो है ये 2018 में बने थे। तो इसके ये अजीत डोभाल जो है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक T रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। वह BP कानूनगो के डिप्टी गवर्नर के स्थान लेंगे, यानी इससे पहले था BP कानूनगो, जो अपने पद पर 1 साल का विस्तार पाने के बाद 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए। तो यहाँ चारों का सूची है। फर्स्ट में है शक्तिकांत दास गवर्नर, और उसके बाद 4 जो है उप गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर। तो फर्स्ट में है महेश कुमार जैन, सेकंड में है MD पात्रा, और थर्ड MD पात्रा हो गया, फोर्थ में हो गया M राजेश्वर राव, और 5th में हो गया T रविशंकर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसने लॉन्च किया? तो ये जो है आपका वायुसेना नहीं, भारतीय नौसेना किया, जिसके गवर्नर है करमबीर सिंह। और आपका वायुसेना का है राकेश सिंह भदौरिया, और थल सेना का गवर्नर आपका है मनोज मुकुंद नरवाले। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन के और भारत के अन्य देशों में अन्य आवश्यकता के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया। इसके तहत जो है चिकित्सा के बहुत सारे उपकरण को शिफ्ट किया गया था। कोलकाता, कोची, तलवार और तवर, त्रिकंद, जलाश्वा, ऐरावत इत्यादि जगह जो ये कोविड-19 से संबंधित ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाया, कंटेनर पहुंचाया, बहुत मदद किया भारतीय नौसेना ने। और 2020 में भारतीय नौसेना ने मालदीव, श्रीलंका, ईरान से लगभग 4000 असहाय और परेशान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के हिस्से के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु का शुभारंभ किया था। अब भारतीय नौसेना को जब हम बता ही दिए हैं, ये एडमिरल करमबीर सिंह है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत का हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूके। इसका सही उत्तर यूके हो जाएगा।
यूके मतलब इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम या यूके या ब्रिटिश। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। यूनाइटेड किंगडम कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए विनिमयम की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। यूके स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहना चाहता है। यूके की सरकार ने अनुमान लगाया है कि यूके की लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होगी। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम बोरिस जॉनसन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया श्रम दिवस, और ये 3 मई जो है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी लेबर डे तो के रूप में मनाया जाता है। हर साल 1 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन मजदूर के संघर्ष, समर्पण, प्रतिबद्धता का जश्न मानता है, और यह कई देशों में वार्षिक सार्वजनिक अवकाश भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, स्विट्जरलैंड, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष है गाय राडर। तो इसका इस साल का थीम क्या है? मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है डॉक्टर कृति करंत। ये है आपका डॉक्टर कृति करंत। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की यानी CWS की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति करंत को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान रहा, यानी भारत का कौन सा स्थान रहा 2021 में? तो इसमें भारत का स्थान 49 रहा था। तो चलते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में 104 देशों में भारत का स्थान 49वां रखा गया है। फिनलैंड ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है, और वेनेजुएला सबसे लास्ट 104 में स्थान पे रहा। तो फर्स्ट में फिनलैंड, सेकंड में स्विट्जरलैंड, थर्ड में सिंगापुर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला? तो इसमें है आपका उत्तर प्रदेश यह पुरस्कार पाने वाला, यानी ई पंचायत पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश के सीएम आप लोग को पता ही है योगी आदित्यनाथ है, और राजस्थान का जो है सीएम वर्तमान में अशोक गहलोत है, और मध्य प्रदेश का सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, ये 32वें सीएम है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले भारत का क्या स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा। तो आपको बता दें, सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिपरी द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी किए गए शीर्षक के नए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में भारत ने दुनिया में सैन्य खर्च के मामलों में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। नई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शीर्ष 5 सबसे बड़े खर्चकर्ता अमेरिका 778 बिलियन, चीन 252 बिलियन, भारत 72.9 बिलियन और रूस 61.7 बिलियन और लास्ट यूनाइटेड किंगडम जो 59.2 बिलियन थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। मई 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग से पहले चीन ने अपने पहले रोवर का नाम क्या रखा है? तो चीन, आप तो उसके नाम से भी पता कर लेते हैं, चीन का नाम वैसा ही रहता है। तो उसका नाम है झुरोंग, इसका नाम है झुरोंग। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। मई में मार्स यानी मंगल ग्रह पर लैंडिंग के प्रयास से पहले एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को झुरोंग नाम दिया है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने नानजिंग में आयोजित छठे चीन अंतरिक्ष दिवस में इसके नाम की घोषणा की। मंगल ग्रह पर चीनी नाम होक्सिंग का शाब्दिक अर्थ है अग्नि तारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारतीय नौसेना किस देश की पनडुब्बी KRI नगला 402 के रेस्क्यू अभियान में शामिल हुई है? तो ये है आपका इंडोनेशिया, ये है आपका इंडोनेशिया। तो चलते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारतीय नौसेना 4 दिन पहले लापता हुए इंडोनेशिया पनडुब्बी और इसके 53 सदस्य चालक दल के बचाव अभियान में शामिल हो गई है। इंडोनेशिया ने अपनी पुरानी पनडुब्बी KRI ननगला 402 के लापता होने के बाद भारत से सहायता मांगी थी, जो बाली द्वीप के उत्तर में एक टॉर्पीडो ड्रिल का आयोजन करते हुए लापता हो गया था। नौसेना का डीप सुम्बेरगेंस रेस्क्यू वेसल विशाखापट्टनम से निकल चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 93 में यानी 93वें ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये है नोमैडलैंड, ये नोमैडलैंड को मिला है। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लॉस एंजल्स में 93वां अकादमी पुरस्कार समारोह, जिसे ऑस्कर अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है, का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को किया गया था। यह पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड ने सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार जीते। क्लो झाओ, ये जो है नोमैडलैंड का निर्देशक है, जिन्होंने नोमैडलैंड का निर्देशक किया, को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार दिया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2021 में अरब सागर में अभ्यास वरुण 2021 किन देशों की नौसेना ने किया? तो इसका सही उत्तर है भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारत और फ्रांस नौसेना के बीच होने वाला
द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान दोनों नौसेना की टुकड़ियां समुद्र में उच्च गति नौसेना संचालन करेगी, जिसमें उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यास, तीव्र फिक्स्ड और रोटरी विंग फ्लाइंग संचालन, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह और वायु रोधी हथियारों को चलाना, पूर्णतः पूर्ति और अन्य समुद्री सुरक्षा संचालन शामिल होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये है जस्टिस NV रमन्ना। तो इससे पहले जस्टिस SA बोबड़े थे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश। तो चलते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। जस्टिस नूतलपाटी वेंकट रमन, यानी इसका फुल फॉर्म है, ने 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे शपथ दिलाया था। तो उन्होंने जस्टिस शरद ए बोबड़े की जगह ली, जिनका 23 अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो गया था। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर सेवा देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2022 किसे मिला? यह है रुमाना सिन्हा सहगल। तो रुमाना सिन्हा सहगल को यह पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीते। उन्हें वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावर्तित करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास के लिए क्षेत्र में ये सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? तो आप लोग को पता है, यह 24 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देश में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन करता है। भारत में अप्रैल 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायत के 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के बाह्य ऑडिटर किसे बनाया गया? तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कैग के पहले अध्यक्ष थे। तो शक्तिकांत दास आप लोग को बताए हैं, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कैग जी मुर्मू ने को 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियार के निषेध के लिए संगठन के हैग आधारित राज्य पार्टी के सम्मेलन द्वारा बाह्य ऑडिटर के रूप में चुना गया है। भारत को OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी चुना गया था, जो एक अन्य 2 साल के कार्यकाल के लिए एशिया समूह प्रतिनिधित्व करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो यह है भारत के माननीय PM श्री नरेंद्र मोदी।
तो चलते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं की जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। 2 दिवसीय सम्मेलन 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौते हस्ताक्षर की 5वीं वर्षगांठ के अनुरूप है। शिखर सम्मेलन का विषय है 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो नवंबर 2021 में ग्लासगो में होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यह भारत को 87वां यानी 87 स्थान मिला है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत को 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 115 देशों में 87वें स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की गई है। फर्स्ट स्थान स्वीडन को दिया, सेकेंड नॉर्वे को और थर्ड डेनमार्क को। जिम्बाब्वे सबसे अंतिम रहा 115वें पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये है अर्जुन कल्याण। ये है आपका अर्जुन कल्याण। तो अर्जुन कल्याण को ग्रैंड मास्टर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। ये तमिलनाडु के हैं। विश्वनाथ आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने। विश्व शतरंज महासंघ, जिसे फाइड के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो आप लोग को पता ही है। और 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो चलते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। और 22 जल दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट। पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पे मनाया जाता है। वर्ष 1970 में शुरू होने बाद से विश्व पृथ्वी दिवस 2021 इस दिन की 51 यानी 51वें वर्षगांठ मनाई जाएगी। 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी है? तो इसका नाम है इनगेन्यूटी। तो चलते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। नासा के छोटे हेलीकॉप्टर इनजेन्यूटी ने मंगल ग्रह पर दूसरे ग्रह पर पहली संचालित उड़ान और सतह से कुछ मीटर ऊपर की सफलतापूर्वक उड़ान भरी। स्वायत्त उड़ान से डेटा और छवियों को 173 बिलियन मील पृथ्वी पर वापस भेजा गया था, जहां उन्होंने नासा के ग्रांड एंटेना द्वारा प्राप्त किया था। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को
फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो कि अन्नपूर्णा पे चढ़ने वाली पहली महिला बन गई है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये जो है पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक हिस्सा है, जिसमें 8000 मीटर से ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी हुआ है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ इसमें? तो भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो है 22 अप्रैल 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में 180 देश में से भारत को 142 स्थान मिला। भारत 2020 में भी 142वें स्थान पे था। नॉर्वे 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इरिट्रिया सूचकांक के सबसे निचले स्थान पे 180वें स्थान पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान 40वें था। चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53वें वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर सूचकांक 53वें वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। 53 देशों में पहले स्थान पे अमेरिका है। गत वर्ष भारत 36वें स्थान पे रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अप्रैल 2021 में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत ने 3रा स्थान हासिल किया था। चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। 2021 की सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में आयोजन जो है 13 से 18 अप्रैल 2021 को अलमाटी कजाकिस्तान में किया गया था। यह आयोजन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण था। भारत ने 14 पदक जीतकर पदक तालिका में 3रा स्थान प्राप्त किया था। पदकों में 5 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य पदक शामिल है। ईरान कजाकिस्तान 17 पदक के साथ तालिका में सबसे ऊपर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? तो यह 18 अप्रैल को मनाया गया है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को ही मनाया जाता है। यह दिवस हमारे आसपास दिखाई देने वाली सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ड्राइव्स फ्यूचर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अप्रैल 2021 में स्पेस एक्स क्रू 2 का किसने लॉन्च किया है? तो यह है नासा, अमेरिका के नासा। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 अंतरिक्षी यात्रियों को लॉन्च। नासा स्पेस के साथ मिलकर मिशन लॉन्च करेगा। यह क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशनल फ्लाइट है। यह मिशन 4 वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री नासा जाक्सा इक्सा से है। जाक्सा जापानी स्पेस एजेंसी है और इक्सा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2021 में किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा विली व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज हुई है? तो यह है आपका सुरेश रैना, भारत के महान ऑलराउंडर और बल्लेबाज। तो महेंद्र सिंह जो है भारत के पहले कैप्टन थे और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले शतकों के शतक लगाने वाले हैं। और राहुल द्रविड़ इसे दीवार के नाम से चीन के दीवार के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। विली व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक सुरेश रैना की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा है जो मई 2021 में रिलीज हुआ है। यह पुस्तक रैना और खेल लेखक भरत सुंदरमन द्वारा सहलेखित है। यह जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक में सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम में उनकी तेजी से बढ़त और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी के नाम के रास्ते में आई चुनौतियों के बारे में बताएंगे। पुस्तक से यूपी में एक उभरते हुए क्रिकेटर के रूप में रैना के शुरुआती दिनों की कहानी के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो यह है भारत और किर्गिस्तान। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। मेजबान किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के नेशनल गार्ड्स के विशेष बल ब्रिगेड में 8वें भारतीय किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का उद्घाटन किया गया है। 2011 में पहली बार हुआ। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की राष्ट्रपति शादिर जापरोव। किर्गिस्तान की मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विजडन क्रिकेट अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2010 के दशक यानी विराट कोहली, 1990 के दशक सचिन तेंदुलकर। यानी विजडन क्रिकेट अवार्ड 2010 में विराट कोहली को मिला, ये सही है। 1990 में सचिन तेंदुलकर को मिला, ये भी सही है। 1980 में कपिल देव को मिला, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके फैक्ट कुछ देख लेते हैं। पहले वनडे इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दशक के 5 एकदिवसीय क्रिकेटरों के विजडन अलमनाक के 2021 संस्करण में सूचीबद्ध किया गया है। 1971 और 2021 के बीच प्रत्येक दशक से एक क्रिकेटर का चयन किया गया है। भारत के कप्तान विराट कोहली विजडन अलमनाक के 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर 1990 के और आपका जो है कपिल देव 1980 के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लैंड के क्रिकेटर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। ऑस्ट्रेलिया के बेथ मूनी लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड है। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड को लीडिंग T20 क्रिकेटर का अवार्ड चुना गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की? यह है अफगानिस्तान। इन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सभी सैन्य को वापस ले लिया है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि इस साल 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक को अफगानिस्तान से हटा लिया जाएगा, जिससे देश का सबसे लंबा युद्ध समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी सेना और साथ ही हमारे नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, मित्र राष्ट्र और परिचालन भागीदारों द्वारा तैनात बल 11 सितंबर 2001 के उस जघन्य हमले की 20वीं वर्षगांठ से पहले अफगानिस्तान से बाहर हो जाएंगे। घोषणा करने से पहले बाइडेन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और जॉर्ज बुश के साथ बात की थी। तो इतना ही, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आपको पता है स्वास्थ्य मंत्री भारत के अभी डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित एक व्यापक मुहिम चलाया है, आहार क्रांति। यह भारत और दुनिया की जुड़ी एक ऐसी चुनौती बहुतायत में भूख और बीमारी की अजीबोगरीब समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में EIU द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भी भारत को 49वां स्थान मिला है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी की। वैश्विक स्तर पर भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक क्षेत्र द्वारा इंटरनेट उपलब्ध और सस्ती होने की सीमा को मापता है और अतिरिक्त अंतर्दृष्टि को उजागर करता है कि दुनिया भर के लोग कैसे वेब का उपयोग कर रहे हैं। पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? ये है भुवनेश्वर कुमार, भारत के महान गेंदबाज। विराट कोहली वर्तमान में भी वनडे का कैप्टन है। KL राहुल भारत के बल्लेबाज हैं। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारत के सीमर भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में सीमित ओवर श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। भुवनेश्वर इस साल की शुरुआत में पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। 31 वर्षीय भारतीय ने 3 वनडे मैचों में 4.65 की इकोनॉमिक दर के साथ 6 विकेट लिए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रायसीना संवाद ने 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो है आपका निर्मला सीतारमण, ये आप भारत के वित्त मंत्री है, और S जयशंकर विदेश मंत्री। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2021 रायसीना संवाद का उद्घाटन किया है। रायसीना संवाद 2021 वार्षिक संवाद का 6ठा संस्करण है, जो 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 तक रहा। रायसीना संवाद 2016 के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले भू राजनीतिक भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। सम्मेलन के लिए विषय वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ये है आपका गाजियाबाद। ये गाजियाबाद यूपी का है।
तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू को सफलतापूर्वक उठाने और सूचीबद्ध करने की घोषणा की है। GNN ने 8.1% की लागत से 150 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार गाजियाबाद कर्ज मुक्त है और पिछले कुछ वर्षों में राजस्व विशेष अधिशेष की स्थिति बनाए हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी प्रदान की है? ये तो हाल ही में लॉन्च हुआ स्पुतनिक 5। इससे पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये जो है वैक्सीन स्पुतनिक, ये रूस का वैक्सीन है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। केंद्रीय दवा नियामक DCGA ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने वाला यह तीसरा टीका बन गया है। इस वैक्सीन को गामाले नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा पिछले साल रूस में विकसित किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सी वर्ष मनाई गई है? यह जो है 102वीं मनाई गई है। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस साल आतंक की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई। ब्रिटिश भारत के सेना अधिकारी जनरल डायर ने महसूस किया कि किसी कारण से इस तरह लोगों को इकट्ठा करना देश विरोधी है। निहत्थे पुरुषों और महिलाओं पर गोली चलाने का आदेश दिया था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 379 पुरुष महिलाओं को किसी भी गलती के बिना मार दिया गया, एकदम निर्मम हत्या कर दिया और 11,000 घायल हुए। ये तो सरकारी था, बाकी कितना मरा होगा इसका कोई लिखित नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये है सुशील चंद्र बने हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इससे पहले सुनील अरोड़ा। चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। वर्तमान में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए नामित किया गया है। वह 13 अप्रैल 2021 से पदभार ग्रहण कर लिया है। वर्तमान में CEC सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे, जो 12 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। तो भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त है, फर्स्ट में राजीव कुमार, सेकंड में सुशील चंद्रा को यहीं से उठा के उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कार्यान्वयन योजना सार्थक किसने लागू की है? यह है शिक्षा मंत्री। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति नामक स्कूली शिक्षा के लिए एक कार्यान्वयन योजना जारी की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया? यह है नीदरलैंड। तो चलते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री मार्क रूट एक
वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया। भारत नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने मौजूद द्विपक्षीय व्यस्तताओं की समीक्षा की और व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन, कृषि क्षेत्र, स्मार्ट शहरों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में संबंधों के अधिक विस्तार करने और विविधता लाने पर विचार का आदान प्रदान किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है M.A. गणपति। जी हाँ, M.A. गणपति को एनएसजी के महानिदेशक बनाए हैं। तो चलते हैं इसमें जो है आपका करमबीर सिंह, ये नौसेना का अध्यक्ष है, और RKS यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये है वायुसेना। जनरल M.M. मनोज मुकुंद नरवाले, ये जो है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। वरिष्ठ IPS अधिकारी M.A. गणपति मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के नियुक्त किए गए थे। उत्तराखंड केंद्र के 1986 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी गणपति वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। उन्हें पद से जुड़ने की तारीख और 19 फरवरी 2024 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक महानिदेशक NSG नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किस देश की है? तो ये तो हम लोग के भारत का ही है। तो देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। नई दिल्ली को स्विट्जरलैंड संगठन IQ-AIR द्वारा 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में तीसरे सीधे वर्ष के लिए दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में चुना गया है। यानी दिल्ली सबसे प्रदूषित। विश्व स्तर पर नई दिल्ली को दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का सिंगजियांग है। इसके बाद 9 भारतीय शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है, जो इस प्रकार है: गाजियाबाद, बुलंदशहर, विसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? यह है आपका सिंगापुर। तो हाँ, इसका है सिंगापुर। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। सिंगापुर ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की पुष्टि की, जो चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। ऐसा करने के बाद सिंगापुर RCEP की पुष्टि करने वाले 15 प्रतिभागी देशों में पहला स्थान बना है। RCEP एक बहुराष्ट्र व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? यह है आपका 11 अप्रैल को। जी हाँ, 11 अप्रैल को। तो आपको पता है कि 11 अप्रैल को मातृत्व मनाया गया है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन एलियंस इंडिया द्वारा शुरू की गई है एक पहल है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधित जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती भी चिन्हित करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर कौन बनी है? तो ये है भवानी देवी। ये भवानी देवी पहली ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली महिला बन गई। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे।
ये भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बन गई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इसरो ने एटीट्यूडनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? यह है RH-560। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट 560 लॉन्च किया है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार इसरो ने रोहिणी सीरीज नामक साउंडिंग रॉकेटों की एक श्रृंखला विकसित की है, जिनमें महत्वपूर्ण है RH-200, RH-300, RH-560, जिनका नाम मिमी में रॉकेट के व्यास को दर्शाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार का नाम क्या है? यह है आपका PK सिन्हा। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। पूर्व कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में प्रधान सलाहकार PK सिन्हा थे, जिन्होंने व्यक्तिगत आधार पर अपने हाई प्रोफाइल पद को त्याग दिया है। उन्हें 2019 के संसदीय चुनावों के बाद सितंबर 2019 में PMO में पहले ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में और फिर प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके अलावा 2 वरिष्ठ अधिकारी PMO में सलाहकार के रूप में सेवारत है, भास्कर खुलवे और अमरजीत सिन्हा। दोनों 1983 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल कहाँ बना है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इसे जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू अलग अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्च, जिसकी ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है, का निर्माण पूरा हो गया है। 1.3 किलोमीटर लंबे पुल का उद्देश्य कश्मीरी घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में 1486 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। चिनाब पुल के निर्माण को 2002 में एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है। यह पुल 1315 मीटर ऊंचा है। यह पेरिस फ्रांस में प्रतिष्ठित आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर कौन रहा? तो ये है जेफ बेजोस, जो अमेजन के संस्थापक है। जेफ बेजोस जो अमेजन के संस्थापक है। तो चलते हैं आपको इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। अमेजन इंक के संस्थापक जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की वार्षिक वर्ल्ड्स बिजनेस लिस्ट में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अरबपति मुकेश अंबानी कुल 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 10वें स्थान पे है। फोर्ब्स वर्ल्ड बिजनेसर्स सूची का 35वां संस्करण 6 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। और ये अरबपतियों की सूची में बताते हैं अमेजन जो है, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस प्रथम स्थान पे है और टेस्ला स्पेस एलेक्स का संस्थापक जो है एलन मस्क दूसरे स्थान पे है। LVMH का बर्नार्ड अर्नोल्ट है जो तीसरे स्थान हासिल किया है। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स चौथे स्थान पे है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 5वें स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक
मुकेश अंबानी 10वें स्थान पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? ये है आपका पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीपीएफ और चाइडियन फुटबॉल एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो स्थापना जो है इसका 21 मई 1904 को हुआ। मुख्यालय ज्यूनिख, स्विट्जरलैंड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु आना में पहल का शुभारंभ कौन से मंत्रालय ने किया है? इसमें है स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, ये दोनों है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री है अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से 7 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग आनामे का शुभारंभ किया। यह पहल पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार यानी वीरनी किसे प्रदान किया गया है? यह है दूती चंद, बहुत चर्चित है एथलीट्स। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, ये दोनों जो है भारतीय क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर। दूती चंद जो है एथलीट्स है, दौड़ लगाने वाली उड़न पड़ी है। चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारतीय धावक दूती चंद को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार जो खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली दिया जाएगा, तो इसको दे दिया गया है। ओडिशा धावक 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह 2018 इंडोनेशिया जकार्ता खेलों में 100-200 मीटर में रजत विजेता रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे फिर से संयुक्त राष्ट्र के वाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष बनाया गया? हाँ जी, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। कैग के गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2020 के लिए भी गिरीश मुर्मू को पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ दस्तलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो यह है आपका उज्बेकिस्तान। तो चलते हैं अगले इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 उत्तराखंड के रानीखेत विदेशी प्रशिक्षण नोट चौबिटिया में शुरू किया गया है। यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 45वें सैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन परियोजना कहाँ बने? यह है आपका गुजरात कांडला गोरखपुर, यानी गुजरात से लेके यूपी तक चला गया गोरखपुर। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन परियोजना गुजरात कांडला गोरखपुर के बीच 2800 किलोमीटर बनेगी। निर्माण के बाद यह 2800 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हाँ, इससे पहले था सर्बानंद सोनोवाल। ये जो है प्रचंड बहुमत लाए हैं। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। बिस्वा शर्मा ने 10 मई 2021 को असम के मुख्यमंत्री को शपथ लिया
उन्होंने सर्वाधिक जगह लिया। अनुच्छेद 163 के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देते हैं और अनुच्छेद 164 राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल तब मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यह है एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी पुडुचेरी के। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। AINRC प्रमुख एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने पद और गोपनीयता शपथ लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर तिलमिसाई सुंदरराजन ने उन्हें शपथ दिलाया। ये जो है पुडुचेरी के राज्यपाल। पुडुचेरी में AINRC और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार का गठन किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यह है MK स्टालिन। जी हाँ, MK स्टालिन। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। DMK प्रमुख MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाया। वे तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। वे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के पुत्र हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्नूकर के चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बने हैं? यह है मार्क शेल्बी। इसमें पंकज आडवाणी जो है बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। अंग्रेजी पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी मार्क शेल्बी ने चौथी बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। इस बार उन्होंने शॉन मॉर्फी को हरा कर खिताब जीता है। मार्क शेल्बी ने 2014, 16, 17, 21 में विश्व चैंपियन जीती। तो इन्होंने 4 बार जीता है। तो उन्होंने 2015 और 19 के बीच विश्व का नंबर 1 स्थान मिला। यह 1970 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। यह शेफील्ड इंग्लैंड में क्रूसियल बल थिएटर में खेली जाती है। विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स और स्नूकर एसोसिएशन इस चैंपियनशिप का आयोजन करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत को प्योरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? यह है आपका अमेरिका। तो चलते हैं अगले इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने हाल ही में विश्व रिपोर्ट 301 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 8 देशों के साथ प्योरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। अन्य 23 देशों को भी वॉच लिस्ट में रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं त्रिपुरारी शरण। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वे 1985 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव का पद खाली था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा डिफेंडर यूरोप 2021 का क्या है? डिफेंडर यूरोप 2021 क्या है? ये एक सैन्य अभ्यास है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने हाल ही में अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसे डिफेंडर यूरोप 21 नाम दिया गया है। अमेरिकी के हजारों सैनिक इस अभियान में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास एक वार्षिक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह प्रकृति में रक्षात्मक है। यह निवारक आक्रामकता पर केंद्रित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25। लूना तो नाम से ही जाना जाता है, लूना रूस का है। तो लूना 25 किस देश का चंद्रमा मिशन है? ये आपका रूस का है।
तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। रोसकोसमोस अक्टूबर 2021 तक लूना 25 को लॉन्च करेगा। रोसकोसमोस रूस का सरकारी अंतरिक्ष निगम है जो अंतरिक्ष उड़ानों, एरोस्पेस अनुसंधान और कॉस्मोनॉटिक्स कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। लूना 25 यह मिशन एक लैंडर ले जाएगा। लूना 25 का प्राथमिक उद्देश्य लैंडिंग तकनीक साबित करना है। मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए एक रोबोटिक आर्म और ड्रिलिंग हार्डवेयर सहित 30 किलोग्राम के वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात। हाल ही में एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये आपका है भारतीय विनेश फोगाट। साक्षी मलिक जो है ये कुश्ती, बबीता कुमारी। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने ताइपे के मैंग स्वांग को हराकर ये पदक जीता। विनेश ने इससे पहले 4 कांस्य 3 रजत पदक जीते। उनका तीसरा स्वर्ण पदक है, लेकिन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उनका पहला स्वर्ण पदक है। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है और एशियाई खेलों कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा वह लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये है आपका उत्तराखंड। तो चलते हैं अगले इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कालिका उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा वनों के उपचार गुणों और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके रिवाइटलाइज प्रभाव पर शोध के बाद वन चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है। यह लगभग 13 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत है। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने सोने के हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो यह है आपका 1 जून 2021 से। चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 जून 2021 से सोने की कलाकृतियों और आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने जा रही है। वर्तमान में देश में सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है। गोल्ड हॉलमार्क सोने को आभूषण को कलाकृति और शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान करता है। नए नियमों के तहत केवल 3 ग्रेड के गहने अब हॉलमार्क किए जाएंगे। वे हैं 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट। नए गोल्ड हॉलमार्क में 4 अंक होंगे। वे कैरेट के शुद्धता, IBIS मार्क, परख केंद्र के नाम और जोहरी के पहचान चिन्ह है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत कोविड-19 के प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पे है? यानी भारत जो है कोविड-19 के सूची में कौन सा स्थान पे है? तो ये है दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे अमेरिका है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। 12 अप्रैल 2021 को भारत ने पिछले 24 घंटे में इतना मरीज लाए हैं। इसके साथ साथ भारत में कोविड-19 मामले की कुल संख्या बढ़ के इतना मिलियन हो गया है, जिससे भारत कोविड से दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन गया है। इससे पहले ब्राज़ील दुनिया में दूसरा सबसे प्रभावित देश था। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा कोविड प्रभावित देश बन गया है। अमेरिका में कोविड-19 मामलों की संख्या इतनी छू गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव कब मनाने की घोषणा की है? तो ये है इसका अभियान 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चला था टीका अभियान। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। 11 अप्रैल 2021 को देश भर में टीका उत्सव शुरू किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्री से टीका उत्सव आयोजित करने की अपील की है। यह उत्सव 4 दिन तक चला था।
टीका उत्सव एक टीका पर्व है। यह 11 अप्रैल 2021 से 14 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित किया गया था। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जाए ताकि कोविड-19 से भारत उस पर जीत दर्ज किया जाए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो प्रमुख कोविड-19 टीके हैं जो वर्तमान में भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो स्पुतनिक 5 रूस द्वारा निर्मित टीका है जिसे भारत में मंजूरी मिल गई है, और एक फाइजर आया है बच्चों के लिए, अभी तक नहीं चालू हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो इसका है अमेरिकी नौसेना। जी हाँ, अमेरिकी नौसेना ने चालू किया है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी युद्धपोत ने हाल ही भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया। भारतीय EEZ में प्रवेश करने वाला युद्धपोत एक एलियन ब्रोक क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन पॉल जोन्स था। समुद्र के कानून का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UN क्लॉज के अनुसार देश विशेष आर्थिक क्षेत्र का उपयोग करने से जहाज़ों को नहीं रोक सकते हैं। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार किसी भी विदेशी सेना को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी भी गतिविधि का संचालन करने से पहले सूचित करना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने हाल ही में सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया है? ये है S रमन। जी हाँ, S रमन। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारत सरकार ने हाल ही में S रमन इसका नाम है, पूरा नाम शिव सुब्रमण्यम रमन को लघु उद्योग और विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए है। नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नाम की सिफारिश बैंक बोर्ड ब्यूरो ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हुई ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह है आपका ब्राज़ील ने किया था इसका बैठक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहले भारत ने हाल ही में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। यह 2021 भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स बैठक थी। 2021 ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का उद्देश्य निरंतरता, समेकन और आम सहमति के आधार पर अंतर ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स बैठक की मेजबानी करेगा और ब्रिक्स 2021 शिखर सम्मेलन समूह की 13वीं शिखर सम्मेलन है। यह तीसरी बार जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत 2012 और 2016 में किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आयोजित नौसैनिक अभ्यास लापेरोस किन देशों का अभ्यास है? यह है क्वाड। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक ड्रिल लापेरोस अभ्यास शुरू हो गया है। इस अभ्यास में अन्य क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी भाग ले रहे हैं, यानी 3 देश और भारत 4 देश मिलकर भाग ले रहा है। भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुरा और INS किल्टन के साथ P-8I लॉन्ग रेंज मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना के जहाज विमान फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकी नौसेना UN जहाज़ों के साथ इस अभ्यास में शामिल होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इसका नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 2 में। तो इस समूह को थैंक यू।